सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस हैं, जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान पर आधारित है। और हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसको आप देखना ना भूलें, क्योंकि जो हमारी सीरीज़ है उसमें से कई क्वेश्चंस आपको अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वहीं से निकाले गए हैं ताकि आपको पैटर्न की समझ हो और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी समझ डेवलप हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि देखिए हमें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारी सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाएंगे। आप हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उस पर जाइए, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो यूपीएससी एसएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंग्लिश अवेलेबल है, मैथ सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप उनको देखना ना भूलें। और आपको अगर कुछ चाहिए तो आप उसके रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किसकी रचना हरीश सेन द्वारा की गई थी? अब ये कहीं हरीश सेन होता है, कहीं हरीश सेन होता है, तो जिस तरीके से ये एग्ज़ाम में पूछा गया था एनडीए के, उसके बिहाफ पे मैंने लिया है। ऑप्शन है गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। आप इसमें अपना टाइम ले सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। और आप इन क्वेश्चन पर अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो श्योर पास हो जाएगा। इसका सही आंसर है सेकंड, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असल में क्या है, अशोका स्तंभ पे ये प्रयाग जो प्रशस्ति लिखी हुई है, यानी प्रेज में जो चीज़ें लिखी जाती हैं किसी की प्रशंसा के तौर पर, कि समुद्रगुप्त ने कई राजाओं को हराया और कई राज्य जीते, तो इस तरह से ये प्रशस्ति लिखी गई है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी? देखिए इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं, खासतौर से पानीपत के युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है, जो भारतीय इतिहास है, उसकी दिशा बदल के रख दी। तीसरा, जैसे पानीपत का युद्ध है, उससे ये डिसाइड हुआ था कौन इस देश पर राज नहीं करेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये उस पर आधारित है कि ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव किसने पड़ी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार यही युद्ध लड़े, इससे पहले भी कई युद्ध लड़े, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसने ब्रिटिश राज की इंडिया में नींव रखी, उसको बहुत ज़्यादा मजबूती दी, वो कौन सा था? ऑप्शन है पानीपत का तीसरा युद्ध, सेकंड प्लासी का युद्ध, थर्ड बक्सर का युद्ध, चौथा 1857 का विद्रोह। देखिए इसका सही आंसर है सेकंड, प्लासी का युद्ध। जो ये प्लासी का युद्ध था, इससे क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो थी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। प्लासी का युद्ध, इससे क्या हुआ था कि इनकी जो बंगाल पे थी उड़ीसा, इस पर पूरा कंट्रोल आ गया था। आपको थोड़ा सा मैं इसका हिंट दे देता हूँ कि ब्रिटिश राज में क्या होता है। जो प्लासी का युद्ध था, ये ब्रिटेन और यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त जो थी, हालांकि कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था, बेसिकली लड़ा क्राउन की तरफ से ही था, यानी ब्रिटेन की तरफ से लड़ा जा रहा था, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की जो सरकार थी वो सपोर्ट देती थी। ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एक फरमान को लेकर जो उनको फारूक सियार ने दिया था। यानी ब्रिटिशर्स को एक फारूक सियार जो मुगल राजा था, उसने ये फरमान दिया था जिसके बिहाफ पे वो ट्रेड कर सकते थे और उनको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। सिराजुद्दौला ने कहा था कि ये जो फरमान है ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के अपने इस्तेमाल के लिए, जो चीज़ें उनके लिए, ना कि वो उसका व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात पे युद्ध हुआ था। और फिर सिराजुद्दौला के साथ बहुत लोगों ने धोखाधड़ी करी, या कहें कि ब्रिटिश ने अपनी तरफ मिला लिया और उसके खुद के लोगों ने उसके साथ धोखेबाजी करी, जिसके कारण ये युद्ध हुआ और अंतिम तौर पर वो हारा। तो जो ये युद्ध था ये प्लासी का युद्ध था। क्वेश्चन था, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था? कडोलौर, मद्रास, पट्टनम, कालाहस्ती, कारवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं अपने टाइम में कम से कम 10-20 हर एग्जाम में देख लेता हूँ। हर एग्जाम में इनमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। मद्रास, पट्टनम। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं? 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 2, वास्को ड गामा वर्ष 1498 में यानी 1498 में कालीकट पहुंचा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2।
देखिए इसका सही आंसर है, अब आराम से अपना टाइम ले सकते हैं और उसके बाद दीजिएगा। इसका आंसर है दोनों, 1 और 2 दोनों। असल में हुआ ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी 1600 यानी 1600 में थी, जो 1600 ईयर था फिक्स 1600, उसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। और वास्को डी गामा 20 मई 1498 यानी 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। तो ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन 5, भारत में कोई कृषि योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए आकृष्ट यानी बिना जोते छोड़ दिया जाता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कृष्य बंजर भूमि यानी कल्टिवेबल वेस्टलैंड, चालू पड़ती भूमि करंट फॉलो, चालू पड़ती भूमि से इतर पड़ती भूमि, ऊसर यानी बैरन और बंजर भूमि या वेस्टलैंड। और इसका सही आंसर है फर्स्ट कल्टिवेबल वेस्टलैंड। इसको याद कर लीजिएगा, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इंडिया में सब जगह यूज होता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, झारखंड, बिहार हो। तो इंडिया कहने का मतलब ये नहीं कि इंडिया से रिलेटेड ये हर राज्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का प्रमुख भाग कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में, मतलब फर्स्ट, सेकंड विक्टोरिया, थर्ड क्वींसलैंड, फोर्थ उत्तरी क्षेत्र। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपने आर्टिसियन बेसिन के बारे में पढ़ा हो तो आप पाएंगे ये कई राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रमुख भाग कहाँ स्थित है। प्रमुख भाग मतलब मेजर पार्ट, यानी अगर ये मान लीजिए 100 किलोमीटर का, तो ये मान लीजिए कि 23, 24 या 50 किलोमीटर, तो वो किस एक राज्य में फैला हुआ है, तो वो आपको बताना है। और इसका सही आंसर है थर्ड क्वींसलैंड। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको ये बताना सारे कथन सही हैं, एक कथन सही, तो उस हिसाब से है इसका जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की। ऑप्शन है भारत विश्व के सबसे लंबे नौगम्य अंतर्देशीय जल नेटवर्क, यानी इसको कहते हैं इनलैंड नेविगेशन सिस्टम। जो नदी होती है ना जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या होता है छोटे जहाज़ चला के उसके थ्रू, और अगर बहुत बड़ी नदी हो तो बड़े जहाज़ चला के भी उसके थ्रू जो सामान है उसको ढोया जाता है या लोगों को ले जाया जाता है। इसकी शुरुआत विदेशों में तो बहुत पहले हो गई थी, इंडिया अब इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो पहला ये। दूसरा, वर्तमान में अंतर्देशीय जलमार्ग कुल माल वाहन के लगभग 25% परिवहन में सहायता करते हैं। आपको बताना है सही है गलत है। तीसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अधीन लगभग 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसका मैं आपको बता दूं आंसर जो है वो सेकंड नहीं है, तो आप देख लीजिए, केवल 1 और 3 यानी 4 इसका आंसर है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। असल में इसमें ये पूछा गया कि भारत के सबसे बड़े देशों में से एक है, उसने ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा देश है। तो हम ये मान सकते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे बड़े देशों में से एक है, क्योंकि इसका जो नेविगेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा नदियाँ वगैरह हैं, हालांकि कभी इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उसको अगर नेविगेबल बनाया जाए, खासतौर से गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, नॉर्थ की नदियाँ ज़्यादा आसानी से बनाई जा सकती है साउथ की नदियों को छोड़कर। तो साउथ की नदियों में भी है अवेलेबल, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पथरीली ज़मीन ज़्यादा है। तो सबसे लंबे नौगम्य अंतर्देशीय जल नेटवर्क वाले देशों में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गंगा जो नदी है वो लगभग 1640 किलोमीटर इस तरीके से है, तो काफ़ी लंबा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा भी है वो शायद 3500 किलोमीटर का। तो हम भी मान सकते हैं कि भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है वो दुनिया के सबसे बड़े नेविगेशन सिस्टम में से एक है। सेकंड गलत है। बेसिकली 25% परिवहन नहीं है, इसमें क्या हुआ कि 111 इनलैंड नेविगेशन सिस्टम है, उसमें से 25 सिर्फ, प्रतिशत नहीं 25 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब 111 में से अगर हम 25 निकालते हैं तो 25% से थोड़ा कम हो जाता है, 24% के आसपास रहेगा, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया सेकंड। बाकी इसमें फर्स्ट एंड थर्ड दोनों शामिल है, केवल 1 और 3 और 111 ही है हमारे अंतर्देशीय इनलैंड नेविगेशन सिस्टम, यानी नदी वगैरह जो इस्तेमाल होती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। रेलवे मंडल है ये, और ये मुख्यालय है। तो पूर्व, मध्य, उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम में ऑप्शन है गोरखपुर, जयपुर, हाजीपुर, मालेगांव। इसमें देखिए डी देखेंगे उत्तर पश्चिम, तो ये डी का 2 है ही, कहाँ देख लेते हैं, D2 यहाँ है, ये भी यहाँ पे D2 है। तो दोनों अब क्या होगा, ये एलिमिनेशन हो गया, थर्ड फोर्थ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से पता चलेगा। फिर इधर देखेंगे तो ए के थर्ड दोनों में है, तो इससे ए का थर्ड भी हो गया। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ, हाजीपुर, और उत्तर पश्चिमी कहाँ है, जयपुर।
अब अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्वी फ्रंट है सी का, ये अगर आप देखेंगे तो ये मालीगांव में, गोरखपुर में क्या उत्तर पूर्वी है, जो गोरखपुर सीट भी है। बताइए किस चीफ मिनिस्टर की सीट है गोरखपुर में, विधानसभा की लगती है, बहुत फेमस है, तो आप बता सकते हैं मेरे हिसाब से, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसका सही आंसर है सेकंड। क्वेश्चन 9, भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें कि वो कौन सा कथन सही है या नहीं है। मैंने भी इसको एक्चुअली जब पढ़ रहा था तो नहीं पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कौन सा सही है, पहले मैंने दूसरा आंसर बता दिया, फिर मैंने वापस मुझे थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ तो मैंने वापस क्वेश्चन ढंग से पढ़ा तो मुझे समझ में आया, उन्होंने पूछा सही नहीं है यानी नेगेटिव, तो इसका सही आंसर है पी तरंगों के अधिकतम क्षेत्र इसके छाया क्षेत्र में शामिल है। ये एक्चुअली गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। अगर आप पी तरंगों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो तीनों पॉइंट याद कर लीजिए, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पी तरंगें तीव्र गति से चलती है, इसमें बेसिकली 2 तरंगें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, हालांकि और भी तरंगें हैं, पी एस एल तरंग और भी तरंग हैं इसके अलावा, लेकिन सबसे ज़्यादा पी और एस के बारे में पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ में, क्योंकि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर नहीं है। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो और दूसरी तरंगों के बारे में पूछा जाएगा। पी तरंगें तीव्र गति से चलती है, सबसे तेज़ चलती है, इसके बाद एस वेव्स होती हैं जो चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे तेज़ चलेगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, कुछ भी ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। पी तरंगें गैस, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गमन कर सकती हैं, जो तेज़ चलेगा वो हर किसी से क्रॉस कर सकता है। बहुत आसान सवाल है। देखिए जो तेज़ चलेगा वो सब चीज़ें क्रॉस कर जाएगा, तभी वो सबसे पहले पहुंचेगा। अगर वो इधर उधर टकराएगा तो पहली बात तो वो तेज़ चल ही नहीं सकता और फिर सबसे पहले तो पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए इसमें भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पी तरंग और बेस्ट तरंग कुछ मिल जाए उसको क्रॉस करती हुई सबसे पहले पहुंच जाती है। फिर अधिकेंद्र से 145 डिग्री से पूरे परे स्थित भूकंप लेखी पी तरंगों के आगमन को दर्ज कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं। और ये जो अधिकतम क्षेत्र छाया क्षेत्र होता है एस वेव्स में होता है, न कि पी में। क्वेश्चन 10, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट किलोवाट घंटा है, जो बराबर है। तो ये बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी स्टेट एग्जाम्स में जो यूपीएससी वगैरह में आते हैं उसी में से ले लिए जाते हैं। इसका सही आंसर 3.6 × 10⁶ जूल्स। इसको आप ऐसे कैसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, किसी धारावाही परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वापस उन्होंने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है यदि परिनालिका के भीतर मृदु लोह छड़ को चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही बना रहता है। इसमें असल में क्या हुआ था कि इसमें मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैग्नेटिक जो सोलेनॉइड है, यानी मान लीजिए कोई एक ऐसा अपन ने मेटल की चीज़ ले रखी है जिसके चारों तरफ तार लपेट के उस पर करंट लगा के उसको मैग्नेटिक बना रखा है। आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी चीज़ के चारों तरफ तार लपेट दें, किसी मेटल के चारों तरफ, और उस पर करंट लगा दें, तो वो जो मेटल होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब मैग्नेट उसमें अगर एक और छोटी मैग्नेट हम डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें ये बोला कि परिनालिका के भीतर अगर मृदु लोह छड़ डाल दें तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही रहेगा, नहीं वैसा नहीं रहेगा, उसके बल्कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ये गलत है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, परिनालिका से रिलेटेड तीनों पॉइंट सही हैं, उन तीनों पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है जैसे इस पॉइंट को उठा देंगे, ये पॉइंट पूछ लेंगे, ये पॉइंट पूछ लेंगे, ये पॉइंट पूछ लेंगे, तो वहाँ ये कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहता। क्वेश्चन 12, कोई वस्तु 2 बराबर आयतन वाले भागों से बनी हुई है, एक का रो घनत्व है, दूसरे का 2 रो नोट है, तो वस्तु का औसत घनत्व क्या है। तो इसका सही आंसर है सेकंड 3/2। क्वेश्चन 13, प्रेशर कुकर से खाना जल्दी कैसे पकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये याद रखिएगा। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, लेकिन आपको थोड़ी ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हर घर में ये इस्तेमाल होता है। जल के क्वथनांक में वृद्धि के कारण यानी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि के कारण, जल के क्वथनांक में ह्रास के कारण यानी बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज होने के कारण, जल के गलनांक में वृद्धि के कारण, जल के गलनांक में ह्रास के कारण। तो इसका सही आंसर है सेकेंड। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी चीज़ पे हम प्रेशर डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, कोई भी चीज़। अब इसमें क्या होता है कि वो दाल और उसमें पानी रहता है, तो पानी के ऊपर जो प्रेशर बन जाता है स्टीम के कारण, उससे क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसलिए खाना जल्दी जो होता है पक जाता है। क्वेश्चन 14,
निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्घ्य एक्सरे के तरंग दैर्घ्य के तुल्य होता है? और इसका सही आंसर है 1 नैनोमीटर। असल में 0.1 से 10 नैनोमीटर तक ये हो सकता है, तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है 1 नैनोमीटर है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र यानी जनरेटर से जुड़ा हुआ है, जो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, ये जनरेटर्स वगैरह चलते रहते हैं, वही जिससे बिजली आती है। शादी ब्याह में, गाँव में खासतौर से इस्तेमाल होता है और शहरों में भी इस्तेमाल होता है, बड़ी जगहों पर जहाँ पर अगर बिजली जाने की संभावना हो, जैसे ये मैरिज गार्डन वगैरह हो, उसमें ये रखे जाते हैं ताकि अगर बिजली चली जाए तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो 220 वोल्ट जनित्र से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा ली जाने वाली धारा 600 मिली एम्पियर है। तो इसमें शक्ति कितनी है? तो इसको अगर आप देखेंगे, इसमें बेसिकली क्या मिली एम्पेयर है, होता ये कि वोल्ट को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो रहती है, लेकिन मिली एम्पेयर तो 1000 से हमें यानी 1000 से इसको भाग भी देना पड़ेगा। तो 220 गुणा 600 भाग 1000 करेंगे तो वो लगभग 132 वाट रहेगी। क्वेश्चन 16, जब ध्वनि के तारतम्य यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? देखिए हाई पिच जो वो होती है ध्वनि, जब भी हाई पिच होगी ना, वैसे मैं इसका पहले आपको ऑप्शन देता हूँ, आप आंसर बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा। तीव्रता, प्रबलता, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। और इसका सही आंसर है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए हाई पिच जब भी होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, चाहे वो ध्वनि की हो चाहे किसी चीज़ की भी हो। हाई पिच का मतलब ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत से लोग तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ दे देते हैं आंसर, ये गलत है। हमेशा हाई पिच हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहेगी। जैसे महिलाओं की आवाज़ आप देख सकते हैं, हाई पिच होती है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जो पुरुषों की आवाज़ होती है उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है। निम्नलिखित से कौन सी जल के साथ सही अभिक्रियता श्रेणी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है। असल में क्या ये एसिड एंड अम्ल के साथ होना चाहिए था, क्योंकि जल के साथ मिलने पर जो ऑप्शंस है ना वो सटीक मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तब तो फिर भी मैच कर जाता, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है उसने, ये इसमें इश्यू रह गया। इसका वैसे आंसर है फर्स्ट, जस्ता, लोहा, सीसा, ताम्र। अगर अम्ल हो तो ये बिल्कुल सही सटीक बैठता है। सबसे कम जो वाटर की अभिक्रियता होगी वो कॉपर के साथ होगी। ताम्र मतलब कॉपर, सीसा मतलब लेड, आयरन, जिंक, जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल में तैरती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और ताम्र। इसका सही आंसर है पोटेशियम। निम्नलिखित में किस विलयन में विद्युत चालन की क्षमता नहीं है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, शर्करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सही आंसर है शर्करा। यानी अगर आप गन्ने का जूस है, अगर उसमें तार डाल देंगे और दूसरी तरफ उंगली डाल देंगे, वैसे करना मत, लेकिन थियोरेटिकली ये कि उस गन्ने के जूस के अंदर क्या होगा कि जो आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा, पानी के अंदर लग सकता है। आपने देखा ना मूवी में दिखा देते हैं कि वो कहीं पूल के अंदर पानी था या फिर ये कूलर वगैरह के अंदर पानी था तो उससे करंट लग गया, लेकिन उसको अगर आप गन्ने के जूस से चलाओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। खैर गन्ने के जूस से नहीं चला सकता, उसकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गन्ने के जूस में अगर आप डालेंगे तो कभी भी करंट नहीं आएगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर पाता। क्वेश्चन 20, गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है? देखिए अगर आप मान लीजिए घूमने गए, अकेले गए या फ्रेंड वगैरह के साथ आप चले गए, गोवा घूमने गए, तो आप डाइविंग भी करेंगे, क्योंकि डाइविंग अच्छा लगता है गोवा में। हालांकि डाइविंग इतने जो कराते हैं, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ही वाहियात करवाते हैं। इंडियंस को तो वो मुश्किल से मुश्किल 20 सेकेंड रहने थे, क्योंकि जिसके साथ मैंने करी थी वो क्या ले गया और फटाफट आपको गहरे पानी में जल्दी से ले जाता है। उससे क्या होता है, आपके कान में दर्द होने लग जाता है और आपको एक बार बाहर निकालेंगे और फिर बंद कर देंगे डाइविंग। और अगर आप जैसे अंडमान आइलैंड में करेंगे तो वहाँ डाइविंग बहुत अच्छी होती है, वो आपको मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और आपको फुल 20-25 मिनट की डाइविंग कराते हैं, जो कि मोर देन इनफ टाइम होता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। गोवा की डाइविंग तो अगर वैसे आप अवॉइड करें तो ठीक है, जो जहाँ तक मुझे मिले आज तक मैंने किसी का देखा भी नहीं, गोवा में बहुत अच्छी डाइविंग कराई जाती है। खैर ये जो गोताखोर हैं, तो आप जब भी डाइविंग करेंगे तो आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा और मास्क दिया जाएगा। आप मूवीज़ वगैरह में देख सकते हैं, डाइव करने वाले एक मतलब मुंह पर एक गैस सिलेंडर रखते हैं और उससे सांस लेते रहते हैं। तो आपको बताना है कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है? क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, ओजोन। और ऑप्शन है नाइट्रोजन।
आपको पता भी होगा कि नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में भी रहती है और इसका परसेंटेज 78% है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है, लेकिन जो सिलेंडर होता है ना, ये गोताखोरों के पास, इसमें जो परसेंटेज होती है वो अलग होती है। इसमें लगभग 31 से 32% ऑक्सीजन होती है और बाकी इसमें नाइट्रोजन होता है, क्योंकि आप नीचे पानी में जाकर उस सांस को ले रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन हाई रखा जाता है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस किन यौगिक और यौगिकों में तापीय अपघटन होता है? जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर है सेकंड, सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों का अंतरण किसके और किनके द्वारा परिचालित होता है? जो हमारा शरीर है, आपको देखिए जो मैसेज जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आंखों से कुछ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जो कन्वे कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको जो जीभ है वहाँ ब्रेन से वो मैसेज आएगा कि आप बोलना है। और आप कोई चीज़ आप बाहर देख रहे हैं तो वो मैसेज ब्रेन के उस पार्ट तक जाएगा कि देखिए हम कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करो। तो ये संकेत किस तरीके से या किन के द्वारा मूव होते हैं? दूसरा इसमें एक और होता है हमारी बॉडी का मूवमेंट। कभी देखो ना, ये हाथ पैर अकड़ जाएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नमक का पानी पिलाया जाएगा ताकि आप कमर अकड़ें, तो इस तरह से ये चीज़ रहती है। तो उसमें क्या चीज़ किसके थ्रू ये सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम और पोटेशियम दोनों। इसका सही आंसर है सोडियम और पोटेशियम दोनों। क्वेश्चन 23, वायु में चांदी की शिल्प कृतियाँ किसके बनने से मलिन हो जाती हैं? आपने देखा होगा कि जो चांदी होती है फैमिली में पहनते ही हैं, मदर्स तो पहनती है, अगर चलो लड़के नहीं भी पहने, वैसे आजकल तो लड़के वगैरह भी पहनने लगे हैं। तो ये चांदी का कोई बर्तन वगैरह तो आप देखिए वो काला काला सा हो जाता है और गंदा सा हो जाता है, इसे बोलते हैं गंदा हो गया, इस पर धूल मिट्टी चिपक गई। धूल मिट्टी भी चिपक सकती है, लेकिन उसका एक्चुअली केमिकल रिएक्शन से ये प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है? ऑप्शन में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फेट। और सही आंसर है सिल्वर सल्फाइड। इसको ऐसे याद कीजिए, सल्फाइड। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो सकता है ये दोनों ऑप्शन बदल जाएं, लेकिन अगले एग्जाम में जो भी होगा उसमें ये दोनों ऑप्शन जरूर रखे जाएंगे, क्योंकि फाइड और फेट में लोग है ना कंफ्यूज होता है। तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली याद कीजिए, सल्फाइड, सल्फेट नहीं, क्योंकि इसमें चांदी में ई की मात्रा है, इसलिए इसमें भी ई है, ये ध्यान रखिएगा। सल्फाइड, एड नहीं है, सल्फाइड है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 24, मानव नेत्र पृथक दूरियों पर स्थित वस्तुओं को विपर्यासी प्रदीप्तियों के साथ देख सकता है, यह किस कारण से होता है? असल में इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कि दो चीज़ें अलग अलग भी हों और थोड़ी बहुत एक नज़दीक पास हो, तब भी आप उसको देख सकते हैं। तो किस तरीके से आप वो उसको बैठाते हैं और आपकी कौन सी मतलब आंखों की ऐसी कौन सी एबिलिटी है आप में जिसके थ्रू वो होता है? दूरदृष्टिता, निकट दृष्टिता, दूरदर्शिता और निकट दृष्टिता दोनों, या नेत्रीय समंजन क्षमता। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, नेत्रीय समंजन क्षमता, यानी अकोमोडेशन। आपको नज़दीक पास की चीज़ें कैसे देखते हैं? आपकी आंखों को अकोमोडेट करके। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन। और इसका सही आंसर है एड्रेनलिन। इंसुलिन आपको पता ही हुआ कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, और कुछ तो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं खुद भी लगा लेते हैं। और ये जो एड्रेनलिन होता है ये हमारे शरीर में एक्चुअली जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे एड्रेनलिन हमारे शरीर के अंदर आएगा, इसको क्या है कि बहुत से एथलीट्स, अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले जो आज से जैसे 10-20 साल पहले बहुत ज़्यादा केस आते थे, एथलीट्स वगैरह इसको डोपिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लेते थे अपनी बॉडी की क्षमता को बढ़ाने के लिए। फिर बाद में पकड़ में आने लग गए तो खैर अब उसको बंद कर दिया। अब तो नए नए केमिकल्स ईजाद करने लग गए। तो ये है एड्रेनलिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हम किसी भी सिचुएशन को देखेंगे जिसमें झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, या हमें भागने की ज़रूरत है या लड़ने की ज़रूरत है, दोनों ही सिचुएशन में एड्रेनलिन हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये एग्रेसिवनेस बढ़ाता है। क्वेश्चन 26, मानव आंत में वसा का पाचन यानी फैट का जो डाइजेशन है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पित्त और लाइपेज, पित्त और एमिलेज, पित्त और पेप्सिन। और इसका सही आंसर है पित्त और लाइपेज, सेकेंड। क्वेश्चन 27, प्राणी कोशिका और पादप कोशिका यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है फर्स्ट,
प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, जबकि पादप कोशिकाओं में केवल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली नहीं। सेकंड है, प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती हैं। प्राणी कोशिका पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति होती है। प्राणियों की केवल कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सभी पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। उसका सही आंसर है सेकंड। असल में इसमें एक होती है सेल मेम्ब्रेन और एक होती है सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सभी में होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती, प्लांट सेल्स के अंदर होती है। इसलिए आप देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी साइज शेप एक जैसी रहती है। हमारी शेप आप देखिए, उंगलियों की शेप अलग होती है और बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। उसका कारण ही यही है, क्योंकि हमारी सेल वॉल नहीं होती, इसलिए अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से डेवलप हो जाते हैं। बट प्लांट्स में प्लांट सेल होने के कारण इस तरीके से अलग अलग डेवलप नहीं हो पाते, वो एक ही तरीके के रहते हैं। क्वेश्चन 28, लसिका एक ऊतक तरल है जो अंतर कोशिकीय स्थान में पाया जाता है, यह किसके सदृश होता है? ऑप्शन है पाचक रस, कोशिका द्रव्य तरल, मूत्र, प्लाज्मा। और सही आंसर है प्लाज्मा। क्वेश्चन 29, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनते हैं? पायरुवेट और ऊर्जा, पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट और ऑक्सीजन, पायरुवेट और नाइट्रोजन। उसका सही आंसर है पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड। असल में क्या होता है कि बनती तो पायरुवेट ही है, लेकिन उसका पायरुवेट फिर और ये क्या कहते हैं, इसका डिकम्पोजिशन होता है बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आता है। तो पहले पायरुवेट और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, इसलिए हम सेकंड इसको बिल्कुल मान सकते हैं। फाइनल ये भी कि ऊर्जा भी बनती है, लेकिन हम ऑर्डर देखें जिस इसमें पूछा कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनते हैं। बनने के लिए ये है पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज बनता पायरुवेट है और मिलती ऊर्जा है, इस तरीके से। तो जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो सेकंड है। और ग्लूकोज आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज जैसे ग्लूकॉन डी होता है, उसमें क्या होता है, शुगर ही तो होती है, उसको आप पी लेते हैं और वो इस फॉर्म में होती है कि फटाफट घुल जाती है। उससे क्या होती है, आपको ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन ऊर्जा तभी मिलेगी जब पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन 30, राफेल नडाल ने इनमें से किसे हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता? ऑस्टिन क्रेजिसेक, इवान डोडिक, कैस्पर रूड, जोरान विलेजन। और इसका सही आंसर है कैस्पर रूड, डायरेक्ट है, कुछ भी नहीं है। भारत सरकार के मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी को हाल ही में किसके साथ एकीकृत किया गया? ऑप्शन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्वेश्चन 32, भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना के बारे में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? यह योजना लक्ष्य क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवश्यक शिक्षा हेतु है। यह अनुसूचित जाति के मेधावी लेकिन गरीब छात्रों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। और इसका सही आंसर है सेकंड, केवल 2। क्वेश्चन 33, हाल ही के एक निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश भर के सभी संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य में कम से कम कितना अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र होगा? असल में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि जो इको सेंसिटिव एरिया होगा, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल फॉरेस्ट है, उससे कितने किलोमीटर तक कोई किसी भी तरह की कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होंगी या कुछ अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, जो हो गई तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन आप कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? पहले ये बेसिकली आपको बताऊँ 5 किलोमीटर हुआ करता था, तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि 5 किलोमीटर, फिर बाद में इसको थोड़ा घटा दिया गया, अब आपको बताना कितना है। तो उनकी निर्धारित सीमा से 1 किलोमीटर, यानी जो फॉरेस्ट है उसकी जो सीमा आखिरी सीमा उससे कितने किलोमीटर तक? 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक, 5 आपको बताया कि नहीं है हम, तो कितने तक है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, 1 किलोमीटर तक। किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होगी। इनमें से टूम ऑफ सैंड पुस्तक की रचयिता कौन है? हमने जो वीडियोस बना रहे हैं, हमने थोड़ा लेट ही शुरू किया है, अभी हम देख सकते हैं हमारा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है, 1.5-2 महीने पुराना ही है, और फिर भी हमने जो क्वेश्चंस आज तक पढ़ाए उनमें से आपको जो एनडीए है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
बहुत फेमस बुक है टूम ऑफ सैंडी, और उसमें एक अवार्ड मिला है। आपको बताना है कि राइटर को कौन सा अवार्ड मिला है, क्योंकि ये भी पूछी जाने वाली चीज़ है। हो सकता है अगले एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाए, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये ना आकर दूसरा है। ऑप्शन है अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री, चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी, और इसका सही आंसर है गीतांजलि श्री। क्वेश्चन 35, इनमें से किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, हम्फ्री डेवी, और इसका सही आंसर है जॉन के। क्वेश्चन 36, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? ऑप्शन है सिंगापुर, शंघाई, बर्लिन, मांडले, और इसका सही आंसर है सिंगापुर के अंदर। क्वेश्चन 37, इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? आपको पता ही हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी डेट 13 दिसंबर 1946 थी, और किसने ये प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन स्वतंत्रता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, बारदौली में किसान आंदोलन, चौथा खेड़ा में किसान आंदोलन। तो उपयुक्त घटनाओं में सही कालक्रम अनुक्रम प्रारंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे पहली घटना कौन सी हुई, उसके बाद घटना कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी थी, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है 43212। सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये 1918 में हुआ था। अब चंपारण सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने, उसके जस्ट बाद ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। फिर उसके बाद बारदौली का हुआ 1928 है आई थिंक इसकी ये डेट, हाँ बारदौली में 1928 ही था। और फिर उसके बाद जो था गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद दूसरी गोलमेज हुई। असल में जो दूसरी गोलमेज थी उसमें गांधी इरविन पैक्ट से ही वो लिया गया था कि गोलमेज होगी और भारत को और ज़्यादा मतलब स्वायत्तता देने पर विचार किया जाएगा। इंडिपेंडेंस देने पर तो खैर कभी बात ही नहीं हुई, सबसे आखिर में ही जाके हुई है। क्वेश्चन, यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? यह पंजाब में भूमिधारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी थी। यह भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान करने के विचार के विरुद्ध थी। यानी ये भारत के विभाजन जो था उसके खिलाफ थी यूनियनिस्ट पार्टी। और दूसरा ये पार्टी जो थी ये फ्यूडल क्लास जो थी, जो जमींदार थे उनकी पार्टी थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताएं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका बेसिकली सही आंसर है। आप अपना टाइम ले सकते हैं सोच विचार करके। अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड, 1 और 2 दोनों, ये प्रतिनिधित्व तो करती थी ये वैसे जमींदार वगैरह का। लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी खास बात ये कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो थे इसके हेड वगैरह और सबसे ज़्यादा मेंबर थे वो बेसिकली मुस्लिम ही थे। बट फिर भी वो भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, क्योंकि उनके लिए पंजाब की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट थी और वो मानते थे कि अगर इससे पंजाब टूट जाएगा तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, या कहें कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये भारत पाकिस्तान के विरुद्ध थे। क्वेश्चन 40, कायांतरित शैलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता ही होगा किस तरीके से बनते हैं। जब कोई भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं यानी मिट्टी के रॉक होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो ओवर ए पीरियड मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा। खनिजों के तरंगिल पट्टियों अथवा पृष्ठों में संपर्क के कारण कुछ कायदे शैलों में शल्कन विकसित हो जाते हैं। ये सही नहीं है। बेसिकली इसमें जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है इसमें क्या होता है कि इसमें, तो ये सही नहीं है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से क्लियर होता है। इसमें ये बोला गया है कि जो मेटामॉर्फिक के रॉक्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, वो जो एलिमेंट्स होता है वो कन्वर्ट ही हो जाता है किसी और पत्थर में। हो सकता है वो पत्थर शुरुआत में मार्बल बन रहा हो लेकिन वो बाद में चांदी बन जाए या कोई और पत्थर बन जाए। मेटामॉर्फिस में इतना प्रेशर पड़ता है उससे हीट से वो बिल्कुल केमिकल जो कंपोजिशन है वही चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक में। मेटामॉर्फिक कभी भी फिजिकल चेंज नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन ही पूरा चेंज हो जाता है। जबकि जो ऑप्शन है ये सिर्फ ये बोलता है कि सेग्रीगेटेड हो जाते हैं। क्वेश्चन 41, निम्न से कौन सा आसान तथ्य या डिसकंटिन्यूटी भूपर्क पट्टी को प्रवाह से अलग करती है? यानी जो हमारी क्रस्ट है उसको मेंटल से अलग करती है। और इसका सही आंसर है डायरेक्ट है मोरोविच। ये मोरोविक भी बोलते हैं, मोरोविकिक भी बोलते हैं, मोरोविसिक भी बोलते हैं, तो जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं।
आजकल तो यूएसए की, ब्रिटिश की और न जाने कौन कौन से देश की इंग्लिश चलने लग गई है। पहले आज से 20 साल पहले नहीं चलती थी, ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती थी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा नगर पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है कंपाला युगांडा, सेकंड सेंट पीटर्सबर्ग रूस, थर्ड मैड्रिड स्पेन, फोर्थ स्टॉकहोम स्वीडन। और सही आंसर है कंपाला युगांडा। क्वेश्चन 43, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के पार पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं तो क्या होगा? आप 12 घंटे पीछे हो जाएंगे, आप 12 घंटे आगे हो जाएंगे, आप 24 घंटे आगे जाएंगे, या आप 24 घंटे पीछे हो जाएंगे। देखिए, अगर आप पूर्व की तरफ उड़ान भरते हैं तो बेसिकली क्या होगा, आप 24 घंटे पीछे हो जाएंगे। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर प्रमुख यामियोत्तर नहीं गुजरती, यानी प्राइम मेरिडियन किस अफ्रीकी देश से नहीं गुजरती? ऑप्शन है मोरक्को, अल्जीरिया, माली, घाना। और सही आंसर है मोरक्को, यानी इन 3 से गुजरती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक टोगो और है, उससे भी गुजरता है, मोरक्को से नहीं गुजरती। क्वेश्चन 45, पृथ्वी के ऐतिहासिक मानचित्र को बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए भूवैज्ञानिक समय की पहली की कड़ियों को जोड़ने को क्या कहते हैं? पूरा जलवायु विज्ञान, पूरा भूआकृतिकी, पूरा आश्मी विज्ञान, पूरा भूगोल। इसको आप पढ़ते हैं पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, पैलियो जियोमॉर्फोलॉजी, पैलियो लिथोलॉजी, पैलियो जियोग्राफी। असल में होता क्या है कि इंग्लिश में तो सेम ही टर्म यूज होता है, हिंदी में कभी कभी चेंज होता है, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने और जो इंग्लिश के टर्म है उसको भी हिंदी में लिख दिया है। और इसका सही आंसर है सेकंड, पैलियो जियोमॉर्फोलॉजी। एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार्य के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, यानी टाइम और स्पीड का ग्राफ अगर बनाएंगे तो उसकी वो किस तरह का बनेगा? परवलय का, लघुगणकीय, ऋजु रेखा, चरघांतिकी। तो अलग अलग एक्सपोनेंशियल, पैराबोलिक, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? और इसका सही आंसर थर्ड, ऋजु रेखा। क्वेश्चन 47, ध्वनि तरंगों के आयाम को किसके यूनिट में मापा जाता है? ऑप्शन है दाब, दूरी, समय, चाल। और इसका सही आंसर है प्रेशर। डेसिबल जो है वो बेसिकली प्रेशर से बनता है। किस विद्युत बल्ब द्वारा 10 मिनट के लिए 0.6 एम्पीयर की धारा ली जाती है? परिपथ में से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा निम्नलिखित से क्या होगी? अगर किसी विद्युत बल्ब द्वारा 10 मिनट के लिए 0.6 एम्पीयर, मैंने आपको बताया था मिली एम्पीयर और एम्पीयर, क्वेश्चन वैसा भी था, की धारा ली जाती है तो परिपथ में से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी, निम्नलिखित में से क्या होगी? और इसका सही आंसर है 360। एक सेकेंड, 10, हाँ 360 यही होगा। क्वेश्चन 49, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओम का नियम, जूल के ऊष्मा का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो डीसी जनरेटर होता है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर बेसिकली वो मैग्नेटिक इंडक्शन पर करता है, तो वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वही था। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जा सकता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, चुंबकीय सुई, मोटर। और इसका सही आंसर है चुंबकीय सुई। तो इसके साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, कल मैं लेकर आऊँगा। तो इसके साथ ये 100 क्वेश्चन से की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और इसमें एनडीए का पेपर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।